हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले एक और वीडियो बनाया था, वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और आज के इस चैप्टर में अपने पास है टॉपिक एटॉमिक थ्योरी ऑफ जे थॉमसन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड, एटॉमिक थ्योरी ऑफ बोहर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। इनके बारे में अपन डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही इसमें कुछ वेरी शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें इस क्वेश्चन में इसी वीडियो में दिए हुए हैं आगे। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, एटम एक एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जिसके अंदर उस एलिमेंट की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें कंटेन रहती है। अगर हम बात करें इस एटम वर्ड की, तो एटम वर्ड ग्रीक भाषा से आया था, जिसमें इसको एटमोस कहते हैं और इसका मतलब होता है एटम्स कहते हैं और इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इट मीन्स एटम्स ग्रीक भाषा के जो एटम्स वर्ड से बना हुआ है एटम, जिसका जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है इंडिविजिबल। तो जो एटम है उसको मैटर की केमिकल मैटर की जो बेसिक यूनिट हम इसको बोल सकते हैं। और सभी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये एटम पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो ये एटम है, इस एटम के लिए कुछ एटॉमिक थ्योरीज दी हुई थी। और ये जो थ्योरीज हैं अपने अलग अलग कालक्रम के अनुसार और उस समय उपस्थित जो फिलोसफीज़ हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स है उसके अनुसार अलग अलग साइंटिस्ट ने और फिलोसफर ने ये एटॉमिक थ्योरीज दी थी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिलोसफिकल जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो एक फिलोसफर थे डेमोक्रेट्स। इन्होंने ये प्रपोज किया था कि एटम्स हैं या जो मैटर है वो टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना होता है जिसको एटम कहते हैं। और ये जो आइडिया है 460 से लेके 370 क्रिस्ट बिफोर क्रिस्ट यानी कि ईसा से पूर्व दिया हुआ था। लेकिन क्योंकि साइंस तो कहती है कि आप जो भी कुछ थ्योरी देते हो तो उसका पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होना चाहिए। तो कोई उस समय कोई एक्सपेरिमेंटल इन्होंने एविडेंस नहीं किया था, इसलिए इनकी थ्योरी डिनाई कर दी गई। एक और जो फिलोसफर थे उनका नाम था एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने भी यही एटम्स की थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस प्रपोज्ड होता है कितने एलिमेंट से, 4, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। तो इसी से रिलेटेड उसी समय भारत के अंदर भी जो दूसरे बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए थे उनके द्वारा भी जैसे महर्षि कणाद है, इनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था कि एलिमेंट्स है वो 5, या जो यूनिवर्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं। और उनके द्वारा प्रपोज्ड इस थ्योरी को अपन पंच तत्व थ्योरी कहते हैं, जिसमें ये पांचों एलिमेंट्स कौन कौन से थे? अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड विंड। यानी कि पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और हवा या वायु। लेकिन उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उनमें उनका विश्वास था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका क्रिएशन है, सर्वाइवल है और सस्टेनेबिलिटी है इस अर्थ के ऊपर, वो इन सभी वर्ड्स पांचों एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये तो थे फिलोसफिकल थ्योरीज। अब है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन या एटम की साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में अपन देखेंगे।
तो सबसे पहले एटम के लिए डाल्टन जो थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। उनके अनुसार सारे मैटर हैं वो किसके बने होते हैं? एटम्स के। और इन एटम्स का जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका आइडेंटिकल साइज, मास और उनकी पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है। और एटम है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में या कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो एक होल नंबर के अंदर उसका एक रेशियो में वो कंबाइन होते हैं, जिससे कि नए कंपाउंड का वो क्रिएट करे, फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एटम्स का ही रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन जो डाल्टन के जो लिमिटेशंस थे इनकी थ्योरी के, इसमें क्या था, इनके द्वारा ये बताया गया था एटम इंडिविजुअल होता है। हालांकि बेसिक मानते हैं इसको, लेकिन इसमें भी सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, ऐसे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनके द्वारा आइसोटोप्स को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब समय के साथ साइंटिस्ट और जो साइंस है वो आगे बढ़ते हैं, तो उन अब एटम्स में कुछ और स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी गई। अगर हम थोड़ा और दूसरे थ्योरीज पढ़ने से पहले इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एटम्स की जो डिस्कवरी है, या एटम के अंदर, सॉरी, एटम के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने 1897 में की थी। और ये नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और इनका मास है जो 1/2000 यूनिट ऑफ प्रोटॉन के मास का 2000वां भाग होता है। जो जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन का लगभग 2000वां भाग होता है। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर इसका मास होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मास नहीं होता है। और इसका जो वेट है, वो वेट एटम में जो प्रेजेंट प्रोटॉन है उससे थोड़ा सा हेवियर होता है, अप्रोक्सीमेट अपन प्रोटॉन के बराबर मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एटम की जो थ्योरी है उसके ऊपर जो एटम के जो मॉडल्स हैं, टाइम अलग अलग टाइम पे एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो मॉडल दिए गए थे, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो उसमें पहला मॉडल जो दिया था वो थे थॉमसन। इसको अपन बोलते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इनके अनुसार क्या था, इन्होंने बताया कि जैसे अपन नॉर्मली अपन इंडियन लैंग्वेज में देखे, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो उसके सीड्स हैं, वो सीड्स तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। और उस वाटरमेलन में जो बाकी का जो रेड पार्ट है, वो रेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को। तो उनके अनुसार उन्होंने प्रपोज किया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि एक स्फेयर होता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट है उसकी तरह चारों तरफ पूरे में रहता है। साथ के साथ इसी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स, वो इसमें जगह जगह पे एम्बेडेड या लगे रहते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्फेयर, एटम को स्फेयर बताया गया है और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में चारों तरफ है। और साथ में जो नेगेटिव चार्ज है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ, जैसे तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट के अंदर बीज लगे हुए रहते हैं, वैसे ही इसके अंदर ये लगा हुआ रहता है। मॉडल है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेज की, इसके ऊपर जो अल्फा रेज की बौछार करवाते हैं, जिससे कि एटम के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए। तो इन्होंने लगभग 1000 एटम मोटी एक थिन
गोल्ड की फॉइल लेते हैं और उसके ऊपर अल्फा कणों का पार्टिकल्स को डायरेक्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें से सीधे एटम में से, जो गोल्ड का जो एटम है उसमें से सीधे पास हो गए, और कुछ पार्टिकल्स माइनर सा या हल्का सा डिफ्लेक्शन उनके अंदर आता है। और इसी के साथ उन्होंने देखा कि अबाउट 12,000 में से एक जो गोल्ड एल्फा पार्टिकल्स हैं वो अपने डायरेक्शन में से वापस सेम डायरेक्शन में 180 डिग्री में वापस डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो अब उनके जो इनका जो ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन से उनको इतनी हैरानी हुई कि उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये बताया कि मैं जैसे कि कोई तोप का गोला है किसी एक टिश्यू पेपर के टकरा के वापस आ जाए। तो उनको इतनी ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, हैरानी होती है कि इतने ज़्यादा डिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा इनको जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं इनको मिलते हैं। अब वो फिर प्रपोज करते हैं कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से प्रपोज किया कि जो ये एटम है, एटम इसका मतलब इसका मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, मोस्ट पार्ट इसका कैसा है, ब्लैंक है, यानी कि खाली पड़ा है। और इसका जो मास है, टोटल जितना भी मास है वो एक बहुत ही नैरो पार्ट के अंदर एटम के वहाँ पे सेंटर्ड है। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स तो एम्बेडेड रहते हैं और प्रोटॉन चारों तरफ पूरे एटम के अंदर, बाकी का जितना भी पार्ट है उसमें प्रोटॉन्स रहते हैं। लेकिन इनके ऑब्जर्वेशन से जस्ट उल्टा आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो सारा मास है वो न्यूक्लियस में रहता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बच्चों, जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो अब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो भी करना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा ये इस चीज़ को बताने में असमर्थ हुए। कैसे कि उन्होंने कह तो दिया कि चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर यूँ चक्कर लगाएंगे सर्कुलर पाथ के अंदर, तो इनमें धीरे धीरे कंटिन्यूसली इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो ये धीरे धीरे इस न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे और लास्ट में आके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इससे कि जो एटम है वो एटम तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इससे आगे प्रपोज करते हैं, जो एटॉमिक मॉडल है वो प्रपोज इसके आगे करते हैं बोहर। जो बोहर के जो एटॉमिक मॉडल थे, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के अंदर सर्कुलर पाथ में मोशन तो करते हैं, घूमते तो हैं, चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन वो अपनी एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर ही न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और साथ में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे वाले जो ऑर्बिट है उसके अंदर भी जंप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इन्होंने एक चीज़ और प्रपोज करी कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में, और उन ऑर्बिट को इन्होंने नाम दिया KLMN, जिसमें K का नंबर तो 1, L का 2, M 3 और N 4। इस तरीके से इन्होंने 4 ऑर्बिट बताए। हालांकि इनके सब ऑर्बिट भी होती है, लेकिन वो अपने जो अपना सिलेबस है उससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके बारे में अपन यहाँ नहीं देखेंगे। उन्होंने ये जो प्रपोज किया था तो उनमें उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट के अंदर ही चक्कर लगाते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसमें देखते हैं कि जो इसकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 2 टाइप्स के
एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, और लगभग एटम का सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल जिनको अपन KLM, जो शेल है KLM, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब हमने जो KLM की बात करी थी, ये KLM है जो इनकी सेल होती है। इन सेल का इनका खुद का एक एनर्जी लेवल होता है। उसी एनर्जी लेवल के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इनको फिलअप करने का कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के अगर अपन देखें तो रूल्स में, हालांकि ये आपके रूल्स के जो इनके नाम आपके यहाँ नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में सबसे पहले भरे जाएंगे। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा होगा? जिसका नंबर सबसे कम होगा। और उसके बाद में जब ये इनके सब ऑर्बिट होती है, इनका जब स्पेक्ट्रम अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एक एक बॉक्स के अंदर यूँ भरे जाते हैं। तो सेम सेट, अब ये अपोजिट सेट है, तो सेम सेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सेल में एक में नहीं भरे जाएंगे। और साथ के साथ में पहले इक्वली इसको भरेंगे तो सबसे पहले सेम एनर्जी के पूरे जो उनकी सेल है उसको फिलअप करने के बाद में अपोजिट वाले दूसरी बार में भरे जाते हैं। अगर हम ये देखें कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स हैं आपस में इंटरेक्ट करके कुछ बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उन बॉन्ड्स में अपन देखें तो कौन से हैं? आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आयोनिक बॉन्ड है इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का टोटल ट्रांसफर हो जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आयोनिक बॉन्ड का अपन देखें NaCl, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो टोटल ट्रांसफ़र होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसके क्या क्या कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। ये भी आपके कोर्स से बाहर है, क्योंकि ये जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिविटी कैसे, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में या फिर अपन देखें कि जो ये एटम्स हैं वो रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इमिटेशन करते हैं, जिसके कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। और इनके सहायता से जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें इनका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ आइसोटोप्स में भी इनका, जिससे कि थायराइड के, जैसे आयोडीन 131 है, इसका यूज़ थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। हम इस चीज़ को पढ़ने से पहले अब इसका आगे का एक अपना टॉपिक है। ये तो अपने पास तीन एटॉमिक थ्योरीज हो गए या मॉडल हो गए। तो थॉमसन का मॉडल हो गया, एक रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, और एक बोहर मॉडल हो गया। तो बच्चों अगर इनको याद करें TRB, तो या फिर इसको रिवर्स में देखें तो पहले कौन आते हैं? B, फिर बाद में R, और अल्फ़ाबेट में T आता है, BRT। तो हम इसको याद, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं, TRB। T फॉर थॉमसन, R फॉर रदरफोर्ड, B फॉर बोहर। तो अब हम इसके आगे देखें तो एटॉमिक नंबर बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ एटम्स को प्रोटॉन्स को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एटॉमिक नंबर से ही किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी डिटरमाइन होती है, क्योंकि एक ही एटॉमिक नंबर अलग अलग एटम्स के या अलग अलग एलिमेंट्स के नहीं होते हैं, और इनको एटॉमिक नंबर के अनुसार ही पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जाता है। और असेंडिंग ऑर्डर है ना, सबसे पहले लोअर एटॉमिक नंबर का, फिर उसके ऊपर हायर का, ऐसे करते करते जो एक असेंडिंग ऑर्डर है उसके अंदर इनको अरेंज किया जाता है। और जो न्यूट्रल एटम है, वो न्यूट्रल एटम वो होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या होता है?
इक्वल होता है। अब हम बात करें थे एटॉमिक नंबर की, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, एक आएगा। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो कैसे, जैसे E4 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर को अपन लिखते हैं जेड से लिखते हैं, यानी कि जब भी अपन किसी एलिमेंट का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें जिसमें हमें एटॉमिक नंबर भी लिखना हो, तो हमेशा अपर साइड में लेफ्ट में कौन लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर। जैसे अपन ऑक्सीजन का लिखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका सिंबल तो O हो गया, और इसके जस्ट ऊपर लेफ्ट में इस तरीके से 8 लिख देंगे, तो 8 इसका एटॉमिक नंबर होगा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई करने के लिए। साथ में जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, उनको उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें इसका अपना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मास नंबर। तो बच्चों, मास नंबर किसी एटम की न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम के इक्वली क्या होता है, मास नंबर होता है। जैसे अपन एग्जांपल दिया हो कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो है 6, और इसी कार्बन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो इनका जो मास हो जाएगा, उनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसका मतलब इसका मास नंबर हो गया 12। अगर अब अपन इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कार्बन का, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कार्बन 6 और 12। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर, कैपिटल लेटर A। इसका क्या यूज होता है, तो एटॉमिक मास नंबर से किसी एटम का जो टोटल अप्रोक्सीमेट जो मास है वो अपन पता लगाते हैं। अब जब हम किसी एटम का जो मास निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना 2000 टाइम लाइटर होता है प्रोटॉन से, इसलिए इसका मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण हम इसको यूज ऐड नहीं करते हैं। और अब एटॉमिक नंबर का तो यूज़ हो गया पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए, लेकिन जो मास नंबर है इसका यूज़ किसके लिए होता है, आइसोटॉप्स में। अभी इसके अंदर आगे अपन पढ़ेंगे आइसोटॉप्स जो आएगा उसमें कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, लेकिन आइसोटॉप्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अब अपन एग्जांपल देखें मास नंबर का, तो कार्बन का एक एग्जांपल दिया हो जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। और अगर अपन ऐसे यूरेनियम 238 का देखें, तो इसमें प्रोटॉन तो 92 है, लेकिन इस न्यूट्रॉन्स इसके अंदर 146 होते हैं। इसका यूज़ मास नंबर का कहाँ करेंगे, मास नंबर का यूज़ न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसमें कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और आइसोटोप्स में डिस्टिंग्विश अंतर निकालने के लिए किया जाता है, और आइसोटोप्स के बिहेवियर को एक केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन में आइसोटोप्स के बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए मास नंबर का यूज़ किया जाता है। अब बच्चों, अपना जो नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिन या वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। तो मास नंबर डिफरेंट होने से तो पीरियोडिक टेबल में तो एक ही जगह पे इनको शो करते हैं। अब अब मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इसका मतलब है कि प्रोटॉन तो इन सब के अंदर सेम रहेंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, इनका नंबर डिफरेंट हो जाता है। जैसे अपन हाइड्रोजन के बारे आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन का जो
ओरिजिनली अपन जो पढ़ते हैं उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है, जिसको अपन प्रोटियम या हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो ड्यूटेरियम है इसी का आइसोटोप है, जिसका एटॉमिक नंबर तो कितना हो जाता है 1, लेकिन उसका मास नंबर कितने हो जाते हैं 2। तो देखो इसमें अपन देखते हैं, यहाँ अपन देखेंगे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और साथ में ये है एक इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड है ट्राइटियम, ट्राइटियम में अपन जो देखें तो इसमें कितना हो जाता है 3। तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी जो प्रोटॉन, इसका जो क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं। अब जो आइसोबार्स हैं हाइड्रोजन का 3 के एग्जाम्पल हो गए प्रोटॉन, इसमें प्रोटियम जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है 0 न्यूट्रॉन्स होता है, ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर अपन एक और एग्जाम्पल देखें आइसोटोप्स का तो कार्बन 12 जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, कार्बन 13 जिसमें प्रोटॉन्स के नंबर तो सेम है और न्यूट्रॉन 7 हो गए, और कार्बन 14 में प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 8 है। तो बच्चों आप देखोगे आइसोटोप्स में तीनों जो ये दोनों एग्जाम्पल है कार्बन का और हाइड्रोजन का, तो तीनों में जो मास नंबर है किसके कारण डिफरेंट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन के कारण, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है। अब इन आइसोटोप्स का यूज़ क्या है, आखिर हम क्यों इनके बारे में इतना पढ़ते हैं। तो आइसोटोप्स का यूज़ मेडिकल सेक्टर में कैसे यूज़ है, जैसे कोबाल्ट 16 है एक कैंसर के ट्रीटमेंट के में इसका यूज़ होता है रेडियोथेरेपी के अंदर। आयोडीन 131 है, ये थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और कार्बन डेटिंग, किसी फॉसिल की या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 जो आइसोटोप्स है इनका यूज़ करते हैं। अब एक और नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है न्यूक्लियर एनर्जी में इसका यूज़। तो यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 ये दोनों के दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल में यूज़ किए जाते हैं। तो यूरेनियम 238 में है 92 तो प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन, और इसमें कितने हैं 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन। अब इन आइसोटोप्स का इंडस्ट्रियल यूज़ क्या हो सकता है, जैसे ट्रिटियम है ये ल्यूमिनस पेंट्स बनाने के लिए काम में आता है, और ट्रैकर्स साइंटिफिक ट्रैकर्स के यूज़ में भी आता है। साथ के साथ जो ड्यूटेरियम है इसका यूज़ जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आइसोबार्स। तो बच्चों जैसे आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम थे मास नंबर डिफरेंट थे, तो इसका जस्ट रिवर्स इसके अंदर क्या होता है, इसमें एटम्स में जो है ना उसमें उसका मास नंबर सेम रहता है और जबकि उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आर्गन 40 देखो, आर्गन 40 और कैल्शियम 40, आर्गन में प्रोटॉन 18 है और न्यूट्रॉन 22 है, कैल्शियम में प्रोटॉन 20 है और न्यूट्रॉन 20 है। अब दोनों के अपन मास नंबर देखेंगे तो दोनों का ही मास नंबर 40 है, बट इनमें किस में डिफरेंस आ रहा है, प्रोटॉन में भी और ये न्यूट्रॉन में भी और प्रोटॉन में भी। तो आइसोबार्स वो होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं। सॉरी, मास नंबर डिफरेंट नहीं है तो मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अब एक और देखते हैं, एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 14 और नाइट्रोजन का, तो आप जानते हो मास नंबर 14 है, दोनों एक दूसरे के आइसोबार है। इसी प्रकार इन दोनों में देखें तो कार्बन में तो 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो गए और
नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन हो गए। आखिर इन आइसोबार्स का यूज़ क्या है? तो इन आइसोबार का अपना यूज़ देखें तो जो 131 आयोडीन है और जिनोन 131 है, इन दोनों का ही मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोस्टिक, तो इसका थायरोक्सिन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर रेडियो एक्टिविटी में देखें तो आइसोबार्स रेडियो एक्टिव डिके है प्रोसेस, जो रेडियो धर्मिता की जो डिके क्षय की जो प्रोसेस है उसको स्टडी में काम में आते हैं। साथ में ये न्यूक्लियर रिएक्शन में काम में लिए जाते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूज़न नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय जो फ्यूज़न विखंडन है उसके प्रोसेस को समझने में भी ये काम में आते हैं। अगर अब हम देखते हैं इन आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस हो, तो डेफिनेशन देखें तो आइसोटोप्स तो वो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, और आइसोबार्स में सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अगर अपन एग्जांपल देखें तो एक ही एलिमेंट के अंदर इसके एग्जांपल पाए जाते हैं, यानी कि आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, जैसे कार्बन 12 एंड कार्बन 14, लेकिन जो आइसोबार्स हैं वो सेम एलिमेंट में नहीं होंगे, एलिमेंट इनके अंदर अलग होता है। जैसे आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर 40 है, कार्बन 14 प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन 14, इन दोनों का मास नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, जो आइसोटोप्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर सेम होते हैं, जबकि आइसोबार्स में प्रोटॉन्स का नंबर सेम नहीं होता है। और वैसे दोनों में चीज़ में देखें तो डिफरेंट एटॉमिक न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो दोनों में कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें आगे कुछ वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इस वीडियो में दिए हुए हैं, लेकिन मैं इन वीडियो इसके बारे में कुछ केवल वेरी शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके ही आंसर आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी के जो आंसर हैं वो आपको खुद को पढ़ना है, देखना है, और उनके आंसर आपको खुद को करने हैं। तो देखें, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और न्यूक्लियस है उसके किसी एटम की न्यूक्लियस किस किस चीज़ की बनी होती है, या न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें कौन कौन से क्या क्या रहते हैं? तो अपन न्यूक्लियस जो एटम की न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU, इसको अपने को डिफाइन करना है। तो एटॉमिक मास यूनिट इज़ ए यूनिट ऑफ मास यूज टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मोलिकुलर वेट, जो कि एटॉमिक और मोलिकुलर वेट को एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज़ में किया जाता है। और ये किसके बराबर होता है? कार्बन 12 की 12th पार्ट के मास, जो कार्बन 12 एटम है उसके मास के 12th पार्ट के बराबर होता है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन ए थर्ड सेल? जो थर्ड सेल है उसमें कितने एटॉमिक नंबर एकोमोडेट हो सकते हैं? तो बच्चों इसमें मैं बीच में बताना भूल गया कि जो सेल होती है उन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को जो अरेंज करने के लिए एटम के अंदर जो सेल होती है उसको सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने का एक फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ n है जो सेल का नंबर होता है 1 2 3 4। अब यहाँ थर्ड की बात हो रही है तो थर्ड के लिए अपन 3n की जगह 3 लिखेंगे, तो 2n की जगह अपन 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो 18 आता है। तो एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 13। तो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 8? तो 8 के लिए तो ऑक्सीजन होता है, इसका सिंबल O होता है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने 1897 में की थी। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। डिफाइन द एटॉमिक नंबर Z? तो एटॉमिक नंबर जो है वो जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन जितने नंबर इसमें न्यूक्लियस में होते हैं वो सब उन प्रोटॉन्स के नंबर
एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखें किसके, सोडियम के, तो Z कितना हो गया इसका, Z तो मीन्स एटॉमिक नंबर तो इसके 11 है और इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। इट मीन्स पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 1। व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एन एटम ऑफ 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इन दोनों का सम कर देंगे तो मास नंबर हो जाएगा 6 + 7 = 13। तो बच्चों ये थे अपने 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो आगे के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। इनको आप देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चों इस वीडियो की जो मैटर है उस मैटर की PDF आपको इसी चैप्टर के जो आगे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के वैसे भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।